एनएलपी के हमारे डिफरेंट लेक्चर्स भी हुए थे। अ, जैसा कि एक लेक्चर हमारा हुआ था एनएलपी के बेसिक्स के ऊपर, फिर एनएलपी का लेक्चर हमारा हुआ एनएलपी के अंदर डिफरेंट जो मॉड्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। और एनएलपी कोई नई चीज नहीं है, हमने देखा था कि एनएलपी वही चीज है जो बेशतर लोग, कामयाब लोग, या जिनको हम लोग जिनसे कन्विंस होते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, या जिनको हम लोग बड़ा समझते हैं, मॉडल समझते हैं, वो ऑलरेडी उनकी लाइफ में उसका इस्तेमाल हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू रीच समवेयर एंड इफ यू हैव अ पर्टिकुलर रोड मैप, इट्स वेरी इजी टू रीच टू दैट पर्टिकुलर पाथ। या इसको आसान लफ्जों में हम लोग कहें तो, अगर आपको पता है कि एक मुकाम पर किस तरीके से पहुंचना है, तो आप लोग उस मुकाम पर उस इंसान से भी पहले पहुंच सकते हैं जिस इंसान ने उस कामयाबी को हासिल कर लिया। यानी अगर मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, या मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ, या मैं किसी बिजनेसमैन का एग्जांपल ले लूं, अगर मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेता हूँ और उसके टेक्निक्स को पढ़ लेता हूँ, उसका जो राज है, उसका जो रोड मैप है, उसको अगर मैं समझ लेता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा उस मुकाम तक पहुंचना जिस मुकाम पर वो पहुंच चुका है। नॉर्मली जिसको उस इंसान को वहां पहुंचने के लिए जिस हिसाब से एफर्ट्स लगे थे, जितना वक्त लगा था, अगर मुझे ये सारी बातें पहले से पता है, तो मैं उस मुकाम तक शायद उससे पहले पहुंच जाऊं। उसकी एक वजह यह है कि जब भी हम किसी खास उसके ऊपर काम करते हैं, किसी खास टारगेट के ऊपर काम करते हैं, या किसी खास मिशन के ऊपर काम करते हैं, एम के ऊपर काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं, तो हमको गुंजाइश ये होती है कि या तो हमारे पास कामयाबी हम मिलेगी हमको, या फिर हमें नाकामयाबी मिलेगी। इसलिए बहुत सारे सारे ट्रायल भी होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, और उन फेलियर्स में हमारा बहुत सारा वक्त जाया होता है। और वो वक्त हमको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए थोड़ा डिमोटिवेट करता है या थोड़ा रोकता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर जो कौन कौन से निगेटिव पॉइंट्स आने वाले हैं, कौन कौन से हर्डल आने वाले हैं, ये सारी बातें अगर हमको पहले से पता हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उस तरीके का प्रिपरेशन हम लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं। यानी जो प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है, या जो भी डिफिकल्टीज इनकाउंटर होने वाली है, जो भी परेशानियां दरपेश होने वाली है, उनका सोल्यूशन हम लोग पहले से उसके लिए तैयार रह बैठते हैं। ये आसानी होती है। यानी हमको अगर पता है कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अगर मुझे मैं बाय रोड जाता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस के दौरान कितना खराब रास्ता है, कितना अच्छा रास्ता है, कितना हाईवे वाला रास्ता है, कितना इंटीरियर गांव से गुजरने वाला रास्ता है। तो ये परेशानी अगर मुझे पता होती है, तो मैं उसके हिसाब से बंदोबस्त में निकलता हूँ। या फिर मैं उसका अल्टरनेट रास्ता जो होता है, या मैं प्लेन से जाने की कोशिश करता हूँ, या ट्रेन से जाने की कोशिश करता हूँ। ये सारे जो तदाबीर है, सारे जो इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते होते हैं, मैं ये सारी चीजों के ऊपर गौर फिक्र करता हूँ, या जितने ऑप्शंस इसके अलावा अवेलेबल होंगे मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो सिमिलरली एनएलपी कोई एक नई चीज नहीं है। एनएलपी वही चीज है जो नॉर्मली एक कामयाब इंसान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मैं एग्जांपल आपको दिया था कि बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे जो डॉक्टर्स थे, या बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी किस तरीके से हासिल की, तो उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व किया गया। और उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व करने के बाद में कुछ कंक्लूजन निकाले गए, और कुछ कंक्लूजन निकालने के बाद में एक पूरा साइंस दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जिसमें हमने उसको समझने की कोशिश किया कि न्यूरॉन क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना लैंग्वेज के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को प्रोसेस करते हैं दिमाग में, तो वो उसको एज इट इज हम लोग उसका रिप्लिका आउटपुट में देते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ फिल्टरिंग होती है, या कुछ डिस्टॉर्शन होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। ओके। इससे इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मिररिंग क्या होती है, मिररिंग क्यों जरूरी है, बातचीत के दौरान मिररिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद लास्ट लेक्चर शायद हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो बताएगा लास्ट लेक्चर किस टॉपिक पे था? एनएलपी मोडालिटीज पे था सर। जी जी जी, एनएलपी मोडालिटी के तो पर था, जिसको हम लोग नॉर्मल सेंस में कह सकते हैं कि एक टीचर को, एक या एज ए प्रेजेंटर को
अपनी ऑडियंस का जो बिहेवियर जज करने के लिए या ऑडियंस के ताल्लुक से समझने के लिए या उनकी प्रेफर्ड मोडालिटी को समझने के लिए उनको उनको जानना कितना जरूरी है। तो हम लोगों ने डिफरेंट मोडालिटी पे देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के मोडालिटी के लोग होते हैं। मोडालिटी का मतलब एक सादे अल्फाज में मैं अगर समझा जाऊं तो भाई मेरे समझने का आसान तरीका, मैं किस तरीके से बातों को समझता हूं, मैं किस तरीके से लोगों को समझता हूं, मैं किस तरीके से सुनना पसंद करता हूं, मैं किस तरीके से एक्सपीरियंस करना पसंद करता हूं, मैं किस तरीके से रिप्लाई करना पसंद करता हूं, इसको कहते हैं मोडालिटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे। और जिसका फायदा अगर हमको बहैसियत टीचर हो जाता है तो हमें कितना मुफीद हो सकता है, कितना फायदेमंद हो सकता है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझने की कोशिश किए थे। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है एंकरिंग में, एनएलपी में एंकर का इस्तेमाल और एनएलपी में मेटाफर्स का इस्तेमाल। क्या मुझे कोई बता सकता है कि आप इन दो टॉपिक से क्या समझते हैं? व्हाट इज एंकर्स, ANCHOR, ये वाला एंकर, क्या मतलब होता है एंकर का? हेलो। The one who is addressing many people at a time. मीनिंग ऑफ एंकर, वेरी गुड, एड्रेस मेनी पीपल एट अ टाइम। आपको एंकर का सिंबल याद आ रहा है? रोक कर रखना, रोक कर रखना, जहाज को रोकने के लिए जो एंकर का यूज होता है। जी 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 जी, वो एंकर का जो सिंबल आपने देखा इस तरीके से होता है, हम लोग फेंकते हैं कहीं पर और वो कहीं अटक जाता है और वहां पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंकर का मतलब जनरली होता है कि कनेक्शन को बिल्टअप रखना या कनेक्शन को बरकरार रखना। इसलिए इसका वर्ड का इस्तेमाल जनरली पब्लिक स्पीकिंग में होता है जब कोई होस्टिंग करता है। तो होस्टिंग में जो होस्ट करने वाला होता है उसको एंकर भी कहा जाता है। मतलब वो बीच की कड़ी को मेंटेन करता है, यानी एक गेस्ट स्पीकर आता है और एक ऑडियंस में जो दूसरा गेस्ट स्पीकर आता है उसके बीच के दरमियान में जो निजामत करता है, वो निजामत करने वाला क्या होता है कि उसकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है और वो गैप को फिल करने का काम करता है। उसको एंकर कहते हैं हम लोग। तो नॉर्मली इन द सेंस ऑफ भाई किसी दो चीजों को जोड़ना, इसको एंकर कहते हैं। अब एंकरिंग का इस्तेमाल, एंकरिंग जो टेक्निक है एनएलपी में किस तरीके से इस्तेमाल होती है और एनएलपी में उसका खास इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है हम इसमें फोकस करेंगे कि किस तरीके से एंकर्स का इस्तेमाल हम लोग एनएलपी में कर सकते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है जो हमारा इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट होगा, अगर हमारा वक्त वहां तक जाता है तो हम लोग वो बात को भी, उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है मेटाफर्स। मेटाफर्स की मीनिंग कोई बता सकता है? हेलो। मेटा To exaggerate. जी हेलो। जी बोलिए सर, किसी चीज को किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। एग्जैक्टली, एग्जैगरेट करके बोलना। या फिर मेटाफोर को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको तो मेटाफोर का मतलब होता है कि भाई कहानी बनाना। हम लोग अगर कोई हमको कोई किस्सा सुनाता है या कोई बात रियलिटी को एक्सप्लेन करता है, Like that. अगर कोई रियलिटी को एक्सप्लेन करता है हमारे सामने, तो हम लोग को अगर उस बात पर अगर यकीन नहीं होता है, अगर हमको लगता है कि इंसान बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, एक्सैगरेट करके बोल रहा है, या इस बार मतलब एक राई का पहाड़ बनाकर बोल रहा है, तो हम उसको वही टोक देते हैं कि भाई कहानी मत बनाओ, कहानी मत बनाओ, रियलिटी में क्या बोलना चाहते हो, क्या मतलब है इसका ये बताइए। तो मेटाफर्स का मतलब होता है स्टोरी मेकिंग, स्टोरी बनाना। मैं अगर आपको मेटाफर्स वहां जब शुरू होगा तो मैं बताऊंगा आपको, मैं अभी सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको, मेटाफर का मतलब कहानी बनाना, या कभी कभी हमारे को बचपन में कहानियां सुनाई जाती थी कि आप, बहुत मशहूर कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा, स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी जो है वो उस चीज से हमको सिखाया जाता था कि क्या उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, कोई बताएगा? कछुआ और खरगोश, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेन, मतलब अगर आप स्लो होते हैं, स्टडी रहते हैं, आप में तकब्बुर नहीं होता है, तो आपको ये सीख दी जाती है उसने। लेकिन कभी हमने सोचा है कि
कछुआ और खरगोश बातें कर सकते हैं क्या? रियलिटी में पॉसिबल है? कछुआ नो सर, कछुआ और खरगोश बातें कर रहे हैं? नो नो। तो Not क्या possible. तो किसी बच्चे ने या किसी हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल ने, आप जैसे इंटेलेक्चुअल ने, या दुनिया में करोड़ों इंटेलेक्चुअल ने वो स्टोरी पढ़े है, तो किसी ने ये सवाल रेज क्यों नहीं किया कि भाई कैसे पॉसिबल है कछुआ और खरगोश कैसे बात कर सकते हैं? ऐसा इंटेलेक्चुअल वाला सवाल क्यों पूछा नहीं गया अभी तक? क्यों बता सकता है? क्योंकि हमने ये बचपन में पूछा था और जब हम छोटे थे दिमागी कैफियत कम थी। No, everybody knows कि एग्जाम्पल दे के ये समझाया गया है कि स्पीड इज लो एंड स्पीड इज मोर, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ एग्जाम्पल. मैं वही बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम लोगों ने उस वक्त जो है अपने जो कॉन्शियस माइंड का या इंटेलेक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किए कि भाई एक इस बात को देखो, जो उसका मोरल निकल रहा है, जो उसकी स्टोरी निकल रही है, चलो बाद में मैं एक नई स्टोरी बनाता हूँ। क्या उस जमाने में एक नई स्टोरी बनाने वाला नहीं होगा? एक नई स्टोरी बन सकती थी कि भाई खरगोश सोया ही नहीं और वो स्टोरी जीत गया। तो लेकिन जब भी हमको कोई स्टोरी में कहने का मतलब मेरा यहां पर यह आता है कि जब भी हमको कोई स्टोरी सुनाता है या फिर मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है, तो मेटाफर्स के इस्तेमाल करने के दौरान हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो थिंकिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिसऑर्डर किया जाता है, कोलैप्स किया जाता है, ताकि हम सोचना समझना बंद कर दे और हम लोग उस बनावटी जो स्टोरी है उसको रियल समझना शुरू कर दे। जब उसको रियल समझना हम लोग शुरू कर देते हैं, तो उससे अक्स निकालना, उससे मोरल निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। ये बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और बहुत सारी दादी नानियां भी बचपन से करते आ रही। डराने के लिए वो चुड़ैलों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन चुड़ैल असल में होती है या नहीं होती है वो पता नहीं किसी को, लेकिन कोई चुड़ैलों का इस्तेमाल होता था। अम्मा बाजी कहती है कि भाई चांद में परियां रहती है। भाई चांद में परियां किसने देखा नहीं देखा, लेकिन सारे बच्चे ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई चांद में परियां रहती है, ये कंफर्म श्योर बात है। अभी तक इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक प्रूफ शायद मिला हो या नहीं मिला हो मालूम नहीं, लेकिन सबको मालूम है कि भाई चांद में परियां रहती है, या फिर खरगोश और कछुआ बोल सकते हैं। तो ये जो कहानियों का असर क्या होता है कि कहानी का इस्तेमाल करके अगर हम किसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उससे आसानी से जो है वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। हमें पता है हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक शऊरी दिमाग और एक लाशऊरी दिमाग, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सवालात पूछता है, वो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करता है, वो लॉजिक का इस्तेमाल करता है। तो उसके ऊपर बंद करने के लिए, मोरल स्टोरी का पहुंचाने के लिए, सबक पहुंचाने के लिए स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस माइंड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट होने के बाद डायरेक्टली बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और हमें उस बात का असर होता है और हम सोचे समझे बगैर उस बात को मान लेते हैं। इसीलिए स्टोरी का इस्तेमाल किया जाता है। खैर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मेटाफर्स का इस्तेमाल किस तरीके से हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर भी कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट होते हैं एज एन प्रेजेंटर और एज अ काउंसलर और एज अ टीचर और एज अ पेरेंट की लाइफ में, एज अ बिजनेसमैन की लाइफ में एंकर्स का इस्तेमाल और मेटाफर्स का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बेसिक इसका इंटेंशन यही है कि किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो जाए। मेरा कम्युनिकेशन बेहतर होना, मैं इसको एग्जांपल आपको ये कहा था कि मेरा कम्युनिकेशन बेहतर होना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मेरी बोलने का तरीका आपको पसंद आ गया या मैंने कितने अच्छी तरीके से आपको बात को बता दिया। सिर्फ कम्युनिकेशन का मकसद ये नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर मैं एनएलपी आपको पढ़ा रहा हूं, तो एनएलपी, जितनी एनएलपी मुझको आती है उतने ही एनएलपी आपको मैं कन्विंस कर बता दूं और सिखा दूं। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन का रियल, कम्युनिकेशन मुझको आता है और कम्युनिकेशन का असल ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। अगर मैं आपको कन्विंस कर लूं, अगर मैं आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लूं या बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर लूं, इसका मतलब इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि किस तरीके से मेरी 100% जो जहन में बात मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो सारी की सारी बात आप तक ट्रांसफर हो जाए एज इट इज, विदाउट डिस्टॉर्शन। इसका मतलब है कम्युनिकेशन। अगर ये हो रहा है तो कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है। तो हमारा एनएलपी का जो एक्चुअल में जो ब्रॉड
ऑब्जेक्टिव है और जो ब्रॉड विजन है वो यही है कि किस तरीके से बातचीत के जरिए हम लोग हमारे मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते और कितना फ्रूटफुली हम उसको पहुंचाते, कितनी आसानी से पहुंचाते हैं और कितने पूर्ण असरअंदाज तरीके से मैं अपनी बात को पहुंचा रहा हूं, मैसेज को कन्वे कर रहा हूं। ये एनएलपी का मकसद है। इसके लिए हमारे डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल हुई। इसके लिए हम लोगों ने एनएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी देखे, एनएलपी में कम्युनिकेशन का क्या इस्तेमाल होता है, एनएलपी में मोडालिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश की। मिररिंग क्या होती है, क्यों मैसेज पहुंचाना है। बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग अ काउंसलर और बीइंग अ टीचर, मैं क्लासरूम में जब घुस रहा हूं तो क्लासरूम में घुसने के बाद, इंटर होने के बाद मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मुझे लोगों को देना है। अगर मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहा हूं तो मैं दुनिया का सबसे बदतरीन टीचर हूं। अगर मैं वो मैसेज को दे पा रहा हूं तो हो सकता है कि मैं दुनिया का बेहतरीन टीचर्स बन जाऊं। उसी तरीके से जब हम काउंसलिंग करते हैं या हम लोग किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला क्लाइंट मेरे पास में आया है, तो क्लाइंट की जो इश्यूज है, हो सकता है कि वो डिप्रेशन हो सकता है कि वो एंजाइटी हो सकता है कि वो कोई परेशानी हो सकता है कि वो कोई फोबिया हो, या हो सकता है कि वो करियर के ताल्लुक से कोई सलाह मशवरा हो। ये सारे इश्यूज लेकर, इनमें से कोई इश्यूज लेकर सामने वाला मेरे पास आया। अगर वो मेरी बात से कन्विंस हो जा रहा है, और मेरी बात से कन्विंस कब होगा, जब मेरा कम्युनिकेशन पावरफुल हो, मेरा कम्युनिकेशन और मेरा जो कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने का जो अंदाज होगा वो ऐसा होगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट उस तक पहुंच जाए। ये एनएलपी का खास मकसद है। अब इसके अंदर जो एंकरिंग होता है, जैसा कि मैंने कहा आपको, आप सेंगबॉल से उसको रिजेंबल कीजिए। एंकर में एक उसका जो एंकर होता है उसको रस्सी से बांध कर मैं फेंक रहा हूं एक बिल्डिंग के ऊपर, और मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जा रहा हूं। तो एंकर जो करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हैविंग पीपल बिलीव दैट यू हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स और दे हैव एट्रीब्यूट्स। व्हेन यू वांट समवन टू फील दैट you or they are motivated, honest, loving and powerful, ये इसका एक्चुअली प्रिंसिपल है एंकरिंग का। लोगों को ये यकीन हो जाए कि उनके अंदर कुछ खूबियां है, या फिर एक तरीका जिसमें सामने वाले को ये आप कन्विंस करवा रहे हैं कि उनके अंदर कुछ खास एट्रीब्यूट्स है, या फिर आप अपनी खूबियां लोगों को दिखा रहे हैं कि हम में एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है, पर्टिकुलर खूबी है, पर्टिकुलर सलाहियत है, ये लोगों को बता रहे हैं आप लोग, और उनको महसूस करा रहे हैं कि आप मोटिवेटेड है, ऑनेस्ट है, लविंग है और पावरफुल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी मैं आपके सामने बैठा हूं, अब मैं आपके सामने एंकर का इस्तेमाल कर रहा हूं। एंकर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कैसे एंकर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि भाई मैं ये दिखा रहा हूं कि भाई मेरे से बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता है। अब मेरे से बेस्ट टीचर कोई नहीं है, मैं आपको उसके लिए मोटिवेट कर रहा हूं, अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूं, और मैं ये आपको दिखा रहा हूं कि मैं ऑनेस्ट हूं, लविंग हूं और पावरफुल हूं। इसका मतलब होता है एंकरिंग। यानी अपने उस प्रोसेस के दौरान, अपनी बातचीत के वो लम्हा जिसमें आप सामने वाले को हुक कर दे रहे, सामने वाले को आप कनेक्ट कर दे रहे हैं, और सामने वाले के परफॉर्मेंस का जो पीक का लेवल है, आपके परफॉर्मेंस के लेवल को आप उस पीक तक पहुंचा रहे हैं कि सामने वाले को क्लिक हो जा रहा है कि ये आदमी एक्यूरेट है, कि ये आदमी ऑनेस्ट है, ये आदमी पावरफुल। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जब बातचीत शुरू करते हैं तो क्या वो स्टार्टिंग में ही जोश अंदाज में बातचीत शुरू करते हैं? क्या कोई बताएगा? क्या मोटिवेशनल स्पीकर को आपने बातचीत में सुना तो क्या स्टार्टिंग में कहेंगे आइए मैं आपको सामने ये लेकर आया कॉन्सेप्ट, आपको ये बहुत मजा आएगा, आज की चीज में आप हिल जाएंगे, मैं आपको हिला दूंगा, आप यकीन नहीं माने आपके लिए क्या लेकर आया हो? इस तरीके से कोई स्टार्ट करता है या कोई और अंदाज होता है? मुझे बताइए। कुछ लोग सर पहले एक अंदाज से करते हैं। कैसे अंदाज पहले से? एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है उनका। जी जी, आइस ब्रेकिंग। तो वो उसमें उनका वे कैसा होता है? ये जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया एग्जांपल के तौर पर, वैसा होता है या स्लोली स्टार्ट करते हैं?
स्लोली स्टार्ट करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ही जोश से करते हैं। I can give one example of जी 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 जी। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एंकर का इस्तेमाल, देखो एंकर का एक्चुअल मकसद क्या है कि एंकर इज गिवन एट द पिक ऑफ द परफॉर्मेंस। जब परफॉर्मेंस का पिक पहुंच जाता है जब एंकर दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो है एंकर को स्टार्टिंग में दे देते हैं, लेकिन अगर उनका डिलीवरी का मेथड सही है तो एंकर उनका उस वक्त भी काम कर लेंगे। मतलब एंकर का मतलब यह है कि आपके स्पीकिंग का वो 10 से 5 सेकेंड वो एंकर हो सकता है कि एंकर क्या हो जाए आपका, वो एंकर मैं भी इस्तेमाल करता हूं एंकर। अगर मुझको लाइव सुना होगा तो मैं भी कभी कभी एंकर का इस्तेमाल करता हूं कि मैं बोलना शुरू करूंगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, वो कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस बात के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे शुक्रिया अदा करता हूं। फिर अचानक से जो हो सकता है कि मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, मैं माइक लेता हूं और नीचे उतर जाता हूं। अब माइक लेकर नीचे उतर जाना, माइक लेकर नीचे उतर जाना, ये क्या हुआ, ये मेरा एंकर हुआ। तो जब भी माइक लेकर मैं नीचे उतर गया या अपने जो पोडियम होता है वो पोडियम को छोड़कर मैं पब्लिक के अंदर घुस गया, तो पब्लिक के अंदर घुसने से पहले मैं अपने परफॉर्मेंस को लेवल करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे ही मेरा लेवल एक पिक परफॉर्मेंस पर आ रहा है मैं पब्लिक के अंदर घुस जा रहा हूं और मैं एंकर का इस्तेमाल कर रहा हूं। दैट इज माई फर्स्ट एंकर। क्यों? मेरे परफॉर्मेंस को पिक परफॉर्मेंस तक ले जाने के लिए। पिक परफॉर्मेंस तक लेके गया मैंने, अब जाके फिर पब्लिक को अचानक, ये आदमी ऊपर था अचानक से नीचे कैसे आ गया, या अचानक से मैं ताली बजा रहा हूं, आपको पता है। तो ये ताली बजाना भी क्या हो गया, एक एंकर हो गया। यानी मेरे परफॉर्मेंस को पिक परफॉर्मेंस तक पहुंचाने के लिए, या मेरे परफॉर्मेंस का गोल जो है उस गोल को अचीव करने के लिए मैं जो चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो लम्हे का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो लम्हा कहलाता है एंकर्स। ओके, एंकर्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं स्पीड अप कर दूं प्रोसेस को टू अचीव द गोल। मेरा मकसद क्या है, बीइंग अ करियर काउंसलर और बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर या बीइंग अ ट्रेनर, मेरा मकसद क्या है, आप लोगों को मेरी बात कन्विंस करवाना। तो कन्विंस कराने का ये मेरा गोल है। अब ये गोल के प्रोसेस को स्पीड अप कराना है। तो स्पीड अप कराने का जो प्रोसेस होता है, टू गेट इट कंप्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल, इज कॉल्ड एज एंकर। समझ रहे आप? या कोई स्पीकर जो स्टार्टिंग शुरू कर रहा है, स्लो से कर रहा है, और स्लो से करने के बाद में एक लम्हा यह आता है कि वो धीरे धीरे जब अपने परफॉर्मेंस के पीक पर पहुंचने शुरू करता है तो वो एंकर मारता है। एंकर क्या मारता है? वो एक इमोशनल डायलॉग मारता है, या फिर एक अपनी आवाज का जो मॉड्यूलेशन है उसको चेंज कर देता है। तो मॉड्यूलेशन को चेंज कर देना, या कोई वहां पर एक नया इंसिडेंट को खड़ा कर देना, या फिर ताली मार देना, या फिर नीचे उतर जाना, ये क्या होगा, ये एंकर हो गया। अब ये एंकरिंग क्यों इस्तेमाल की गई? ताकि जो मेरा एक्चुअल में जो गोल है, वो गोल को मैंने क्या किया, स्पीड अप कर दिया। स्पीड अप कर दिया मतलब मैं ये चाहता हूं कि अब मैं मेरे जो गोल तक पहुंचने के लिए मेरे पास में वक्त कम बचा है। तो वक्त कम बचा है मतलब लोगों को कन्विंस करने का वक्त बहुत कम बचा है। परफॉर्मेंस के पीक पर गया, मैंने एक एंकर फेंकर मारा। एंकर फेंकर क्या मारा? मैंने अपनी आवाज को बढ़ा दिया, या मैंने माइक लेके नीचे उतर गया। तो नीचे मेरा छलांग लगाना, नीचे मेरा पब्लिक के अंदर घुस जाना, ये एंकर हो गया। अब मैं अपने परफॉर्मेंस के पिक लेवल पे पहुंच गया हूं। अब वो पिक लेवल से अब मेरा गोल जो है वो बहुत नजदीक है। फिर मैं बातचीत कर रहा हूं, फिर मैं अगर स्लो हो रहा हूं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में चला जाऊं। यानी अब क्या होगा, मैं मेरे एंकर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना शुरू करूंगा। फिर मैं कोई दूसरा एंकर मारूंगा, फिर मैं कोई तीसरा एंकर मारूंगा। मतलब वो एंकर जो है आपका हिलना भी हो सकता है, आपका मूवमेंट भी हो सकता है, और आपका बोलने का अंदाज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर्स जो होते हैं वो पोडियम के पास खड़े रहकर बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे जो आज के जमाने के जो नए स्पीकर्स आपने देखा होगा वो पोडियम के पास नहीं बोलते हैं। वो पोडियम से हट जाते हैं, और पोडियम से हटने के बाद में वो अपनी पूरी बॉडी आपको शो करते हैं। तो जो जो मैसेज वो देने की कोशिश करते हैं, ये इसका इस्तेमाल, ये इसका इस्तेमाल, ये इसका इस्तेमाल, ये पूरा इस्तेमाल, ये पूरे स्पेस का इस्तेमाल, घूमकर इस्तेमाल, ये सारे स्पेस को कवर कर कर
वो दिखाने की कोशिश ये करते हैं कि दे आर इनटू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी अपने परफॉर्मेंस को एक लेवल तक पहुंचाना। एक एंकर का इस्तेमाल किए, लोगों की कन्विंसिंग का जो स्टेज है उसको अचीव कर लिए। अब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहना, अब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहने के बाद में आप कितने लेवल की क्या कर रहे हैं, कितने लेवल के एंकर्स का अगेन इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी इंटेंसिटी क्या है। अब जैसे जैसे आपके एंकर्स आगे रिपीटेटिव आते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ती जाएंगी, एक के बाद एक दूसरा एंकर आप मारने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि स्पीकर्स को आप सुन रहे, सपोज आप मुनव्वर जमा साहब को सुन रहे हैं या किसी और स्पीकर को सुन रहे हैं, तो जैसे जैसे आप उनके स्पीच के बीच में पहुंचेंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेंगे, तो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर वो अपने परफॉर्मेंस के हाई लेवल पे पहुंचे हुए थे। वहां से लोगों को डिस्कनेक्ट करना और वहां से लोगों का बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर वीडियो हम लोग अपने मोबाइल पर भी देख रहे हैं, तो मोबाइल के वीडियो को पॉज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, यानी हटना मुश्किल हो जाता है, इतनी कनेक्शन डेवलप हो जाता है। एंड दैट इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंकर्स। अब इसका मतलब क्या है कि अब हमको ये समझना चाहिए कि भाई एंकर्स हम कैसे दे, उसका स्ट्रक्चर क्या हो। कोई लोगों आपको क्लियर हुआ, एंकर का मतलब क्लियर हुआ? जी Yes, सर। sir. Thank you. Sir, but in counseling, where we will use this anchor, I'm not clear about it. डेफिनेटली आप बातचीत के दौरान भी एंकर का इस्तेमाल करते हैं। एंकर का इस्तेमाल, मैं जो अभी एग्जांपल दिया आपको मेरे एंकर्स की, वो फिजिकल एंकर्स थे। Okay. आप विजुअल एंकर भी दे सकते हैं, आप ऑडिटरी एंकर भी दे सकते हैं, आप कैनेस्थेटिक एंकर भी दे सकते हैं। यानी यू हैव एन ऑथोरिटी टू, जैसी बातचीत आपने कभी गौर किया होगा ना, अभी आपने कभी सेल्समैन का साथ में आपने कभी डील किया है, कोई सेल्समैन आपके साथ में बात कर रहा है, तो सेल्समैन जब आपके सामने बातचीत करना शुरू करता है, तो सेल्समैन आपके सामने आया सपोज बात करने के लिए, आप लोगों सबने कुछ खरीदा है ना, तो बाद में मालूम पड़ा कि मैं कभी कोई चीज खरीदती नहीं, मुझको मालूम ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। आप लोगों ने कोई चीज खरीदने के लिए कोई सेल्समैन आपके साथ में मिला और आपको बेहतरीन सेल्समैन मिल गया, तो वो क्या करता है, वो आपको खूबियां बताना शुरू करता है। तो जो टॉप की खूबी होती है ना, वो बचा के रखता है। जैसे वो बातचीत करना शुरू करता है, तो वो आपको भापना शुरू करता है, फिर टॉप की खूबी बीच में डालता है। तो टॉप की खूबी को पेश करना, उसने कोई फिजिकल चीज नहीं की, उसने वर्ड का इस्तेमाल ही किया, ऑडिटरी एंकर का इस्तेमाल किया और पिच कर दिया उसको। या फॉर एग्जांपल आप काउंसलिंग कर रहे हैं, या आप सपोज किसी रेस्टोरेंट में गए, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपके खाने के अंदर कोई चीज गिर गई, या कोई खाने के अंदर दाल आपने बुलाया, या आपने कोई सब्जी बुलाई, या कोई भी डिश आपने ऑर्डर की, और उसके अंदर आपको कुछ चीज दिखी, कीड़ा दिखा, मकोड़ा दिखा, या छिपकली दिखी, कस्टमर की हालत क्या होगी? ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो एकदम चिल्लाएगा। अब चिल्लाने के बाद में जब वो मैनेजर उसके पास आता है, तो वही एग्जाम्पल को आप रिजेंबल कीजिए आपकी काउंसलिंग से। अब वहां पर वो आता है, तो वो आने के बाद में क्या करता है, उसको एंकर देता है। क्या एंकर देता है? अब ये भी एंकर है, साहब माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। तो गलती हो गई, ये क्या दे रहा है, एक तरीके का एंकर दिया उसने, उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसके बाद में वो एक दूसरा एंकर उसको देता है कि सर आपको ये डिश खाने की जरूरत नहीं है। वो वेटर को बुलाता है, वेटर को बोलता है ये खाना यहां से ले जाइए, साहब के लिए दूसरा लेकर आइए। ये उसने क्या किया, उसको कन्विंस करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को के पिक पर जाने के बाद उसने दूसरा एंकर दिया कि खाने को रिप्लेस करवा दिया, नया खाना आ गया। उसके बाद में कहा उसने कि सर आज का बिल आपको देने की जरूरत नहीं। ये थर्ड एंकर हो गया। मतलब उसने अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया, उसके रिपरकेशन ना हो जाए, उसके कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस ना हो जाए, तो उस रिपरकेशन को बचाने के लिए उसने क्या किया, डिफरेंट एंकर्स का इस्तेमाल किया।
खाना चेंज करवा दिया, खाना चेंज करने के सेकंड बोला आपको आज का बिल देने की जरूरत नहीं है। फिर उसने क्या किया, मजीद चीज, सर अगर आप हमेशा हमारे पास में आते हैं तो हम कोशिश, हम हमारे पास में एक सिस्टम है सर कि हम नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो आता है ना तो उसको 30% डिस्काउंट देते हैं। ये डिस्काउंट का कूपन आप रख लीजिए, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये तीसरा एंकर उसने मार दिया। तो उसके पास में उसका बच्चा बैठा था, उसने क्या किया कि भाई इसका गुस्सा और अगर कन्विंस नहीं हुआ मेरी बात से और उसका गुस्सा अगर गया नहीं तो मैं एक काम करता हूं, उसने बाहर से वेटर को बोला एक गुब्बारा बुला लिया, एक बलून बुला दिया और बच्ची को बलून दे दिया। अब बलून देना भी क्या हो गया, एक तरीके का एंकर हो। अब मुझे आप बताइए, इतनी चीजें होने के बाद में क्या वो कस्टमर उसके ऊपर केस करने के बारे में या कुछ एक्शन लेने के बारे में या गुस्सा दिखाने के बारे में सोचेगा? जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, नहीं सोचेगा। जी, क्यों नहीं सोचेगा वो? अगर वो कस्टमर के साथ में जो मैनेजर का रवैया ये होता कि नहीं ये आपकी गलती है, तो वो क्या हो जाता, निगेटिव एंकर्स हो जाता। अब वो निगेटिव एंकर्स हो जाता, गलती तो गलती, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो उसने अपने कम्युनिकेशन के अंदर क्या किया, ये इस तरीके के एंकर्स का इस्तेमाल करके रिपीटेटिवली फ्रीक्वेंसी के साथ में एंकर्स देना शुरू किया, एंकर्स देना शुरू किया, एंकर्स देना शुरू किया और अपने गोल तक पहुंच गया कि मुझे उसको भड़कने से बचाना है। तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने प्रोसेस को स्पीड अप करना, अपने परफॉर्मेंस के पिक लेवल के ऊपर ऐसी इंस्टेंस के ऊपर पहुंचकर ऐसी वर्ड का इस्तेमाल करना, ऐसे फिजिकल गेस्चर का इस्तेमाल करना, ऐसे कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड एज एन एंकर। अब आप कोशिश कीजिए कि एंकर जो है वो परफॉर्मेंस के पिक लेवल पर ही दिया जाए तो बेहतर होगा। शुरू शुरू में अगर कुछ इंसिडेंट होता ही नहीं और मैं सामने वालों को बोल दूं कि भाई आज का खाना आपके लिए फ्री है, पॉसिबल नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव से हट जा रहे हैं, बिजनेस मेरा है, सेल करना है फूड को, और मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूं किसी को भी, ये चलने वाला नहीं। ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो ऐसे वक्त पर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, मैं वहां पर मेरा मकसद सिर्फ खाना बेचना नहीं है, मेरी होटल की रेपुटेशन को बर्बाद कर होने से बचाना भी है। तो सिमिलरली काउंसलिंग के दौरान इस तरीके के चीजों का इस्तेमाल करना, वर्ड का इस्तेमाल करना, गेस्चर का इस्तेमाल करना, फीलिंग का इस्तेमाल करना, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना, स्टोरी का इस्तेमाल करना, वो स्टोरी भी आपकी एंकर हो सकती है। यानी क्या किया आपने कि अपने प्रोसेस को, अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आपने एक तरीका इस्तेमाल किया, वो तरीका कहलाता है एंकर। अब उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपको डिसाइड होना चाहिए कि मैं एंकर में दे क्यों रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये नहीं पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं और मैं एंकर मार रहा हूं किसी और चीज का। यानी अगर मैं यहां पर एनएलपी सिखा रहा हूं और मैं कन्विंसिंग के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहा हूं और मैं कोई तीसरी चीज का जिक्र कर उसके ऊपर आपको बड़े से बड़ा मुबालगा पेश कर रहा हूं, बड़े से बड़ा एग्जैगरेट करके एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो क्या आपको बात हजम होने वाली है? नहीं होने वाली है। तो आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपका गोल सबसे पहले स्ट्रक्चर का पहला स्टेज, टू इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर एंकर इन योर कम्युनिकेशन। सबसे पहले यू शुड हैव अ पर्टिकुलर गोल। आपको गोल पता होना चाहिए कि आप पब्लिक सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं या थेरेपी दे रहे हैं या कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं या एंजाइटी को रिमूव कर रहे हैं या डिप्रेशन को रिमूव कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं। ये गोल आपका डिसाइड होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द गोल कोई मोटिवेशनल स्पीकर या सेल्समैन या बिजनेसमैन जो है अपनी बात को सामने वाले के सामने पुट करता है और अकॉर्डिंग टू दैट वो एंकर को डिजाइन करता है अपने दिमाग के अंदर। अब वो एंकर डिसाइड होते हैं और एंकर लगाए जाते हैं। कभी भी कोई सेल्समैन या कभी भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर स्टार्टिंग में एंकर देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको मालूम है कि स्टार्टिंग के अंदर पब्लिक खुद कंसंट्रेशन वाली नहीं होती है। कंसंट्रेशन सबको एकाग्र करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। पब्लिक धीरे धीरे ट्रैक पर आती है। तो स्टार्टिंग में एंकर मारकर वो क्या कर रहा है,
अपने एंकर को वेस्ट कर रहा है। तो एंकर का इस्तेमाल कब होता है? एट द पिक परफॉर्मेंस। पिक परफॉर्मेंस में मैंने एंकर दे दिया आपको, तो आप हुक हो गए, आप कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट होने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरा गोल क्या था, आपको कन्विंस करना है, या आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, या आपको थेरेपी देनी है, आपकी एंजाइटी को रिमूव करना है, आपके डिप्रेशन को रिमूव करना है, आपके फोबिया को रिमूव करना है। ये काउंसलिंग के अलग अलग तरीके हैं। या फिर आपको नॉर्मल करियर काउंसलिंग में एक पर्टिकुलर चीज को बच्चे के सामने पेश करना है, या आपके क्लाइंट को कन्विंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ करियर काउंसलर आपके सामने केस आ सकते हैं कि आपके सामने एक पेरेंट लेडी आई और वो लेडी कह रही है कि मेरा बच्चा जो है ना पढ़ाई करता ही नहीं है, तो आप इससे बात कीजिए। यास्मीन मैम के साथ में होता होगा ऐसा कि वो स्कूल में काम करते हैं, नाजिया मैम स्कूल में, वसीम सर यहाँ पर है, अल्तमस सर, ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं आपके पास में। जब आपके पास में कोई पेरेंट आता है और कहता है कि भाई सर आप जरा देखिए मेरे बच्चे से आप बात कीजिए, तो वो जो सेशंस आप उसके साथ में लेते हैं, बच्चे से अकेले में बात करते हैं, तो मुझे आप बताइए कि आपका क्लाइंट कौन हुआ? आपका क्लाइंट कौन हुआ? आपको किसके हिसाब से काम करना है? आपका क्लाइंट बच्चा हुआ या उसके पेरेंट्स हुए? पेरेंट है सर, एग्जैक्टली पेरेंट। एग्जैक्टली। तो पेरेंट आपके पास में क्या लेकर आए? शिकायत। एक गोल लेकर आए। शिकायत के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन शिकायत अपने बच्चे की भी शिकायत नहीं करता है, अपने बच्चे की शिकायत कर कर वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो हमको काउंसलिंग के दौरान, उस बच्चे से बातचीत के दौरान किसके विजन के बारे में सोचना है, किसके गोल के बारे में सोचना है? हमारे क्लाइंट के। और हमारा क्लाइंट उस केस में कौन है? पेरेंट है। पेरेंट का ये मकसद था, एक गोल था, उस गोल को सामने रखकर हम लोग बात करेंगे। तो पेरेंट का हो सकता है कि मतलब तो पढ़ाई के ताल्लुक से मैं किस तरीके से अलग अलग मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पढ़ाई के ताल्लुक से अलग अलग स्टोरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपने देखा होंगे पढ़ाई के लिए फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई गरीब का बच्चा है तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी माँ आपको लगता नहीं है। बातचीत करना शुरू किया मैंने, बेटा कैसे हो, क्या हो, आपने कैसे काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, आपको फिर मैंने एंकर देना शुरू किया। जब धीरे 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 मैं एक लेवल पर आ गया ना बच्चे से, बच्चा भी मेरे साथ में कंफर्टेबल होना शुरू कर दिया, तो फिर मैं उसको बोल रहा हूँ, बेटा क्या आप नहीं जानते कि आपकी माँ बर्तन धोती है लोगों के घरों पर और आपकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करती है? ये मेरा पहला एंकर होगा। एंड अब मुझे बताइए कि इसका टाइप क्या हुआ, ये कौन सा एंकर है? ये कौन सा एंकर दिया हमने? कौन सा एंकर दिया? इमोशनल। इमोशनल एंकर। तो इसको मोडालिटी के सेंस में कौन सा बोलते हैं हम लोग? काइनेस्थेटिक एंकर। मैंने फीलिंग लेकर आया, तो मैंने क्या कि अपने परफॉर्मेंस पे पहुंचने के बाद में इमोशन का इस्तेमाल करके फीलिंग वाला देने की कोशिश है। क्या आप नहीं जानते कि आपकी माँ लोगों के घर पे बर्तन धोती है, आपके वालिद साहब नहीं है? एंकर दिया मेरे परफॉर्मेंस पे पहुंचने के बाद में दिया। अचानक से जब मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, आप बोलेंगे अरे तेरे को पता नहीं कि तेरी माँ लोगों घर पे बर्तन धोती है, क्या चलेगा मेरे को? मैं कंफर्टेबल सिचुएशन में आने के बाद में, अपने परफॉर्मेंस के पीक में आने के बाद में उसको किस तरीके से दे रहा हूं, दैट वुड बी माय एंकर। वो मेरा एंकर हो। फिर मैं उसको मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं मेटाफर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते अंसार शेख नाम के लड़के को? फिर मैं अंसार शेख की स्टोरी बता रहा हूँ कि अंसार शेख के वालिद साहब रिक्शा चलाते थे, तो उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनको घरकुल में पैसा पैसा उनको अलॉट हुआ, लेकिन वो पैसा देने के लिए तलाठी ने रिश्वत मांगा। तो अंसार शेख ने सोचा कि क्यों ना मैं तलाठी बनूं। फिर वो अपने टीचर के पास में गया, फिर टीचर ने उसको कहा कि तलाठी बनने की कोई क्या जरूरत है, अगर बनना ही है तो आईएएस ऑफिसर बन। फिर उसने आईएएस ऑफिसर की तैयारी शुरू कर दिया। घर में 3,000 रुपए की इनकम नहीं थी, उसने पढ़ना शुरू किया और किसी का फोन फोन वाइब्रेट हो रहा है। फिर उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ना शुरू होने के बाद में उसने 21 साल की उम्र में यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनकर दिखा दिया। अब आप समझ रहे मैंने दूसरा एंकर क्या दिया? दूसरा एंकर मैंने क्या दिया? दूसरा एंकर मैंने दिया विजुअल। क्या चीज? स्टोरी। स्टोरी। स्टोरी इज माय नेक्स्ट एंकर।
मैंने एंकर पेश किया, फिर मैं आगे पहुंच रहा हूँ काउंसलिंग के दौरान, फिर मैं आगे काउंसलिंग के उसको फिर मैं फवायद दिखा रहा हूँ, फिर मैं उसको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोगों ने फायदा किया है, उसका पर्सनल बेनिफिट क्या है, कम्युनिटी का बेनिफिट क्या है, माँ का बेनिफिट क्या है, रिवॉर्ड्स क्या मिल सकते हैं, अवार्ड्स क्या मिल सकते हैं, फायदा क्या हो सकता है, ये सारी बातें बताऊंगा मैं। तो ये डिफरेंट एंकर्स के मैं जो उसके ऊपर बौछार करूंगा, वो बौछार कहीं ना कहीं मुझे फायदामंद हो सकते हैं मेरे गोल को अचीव करने के लिए। एंड दैट इज एक्चुअली माई एम। मेरा कम्युनिकेशन में मकसद वही था, बाद में बच्चा कन्विंस हो गया, एंड दैट इज एक्चुअली माई गोल हैज बीन अचीव्ड। मैं बोल सकता हूँ कि मेरा गोल अचीव हो गया। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली चीज कि मैं मद्देनजर रखूंगा कि जो मेरे क्लाइंट का जो गोल है, जो मकसद है, वो मकसद मेरा फुलफिल हो। वो कन्विंस करना हो सकता है, थेरेपी हो सकती है, एक्सप्लेन करना हो सकता है, या किसी चीज के लिए उसको अट्रैक्ट करना हो सकता है, किसी चीज के लिए उसको उसके अंदर से फोबिया हटाना हो सकता है, डिप्रेशन हटाना हो सकता है, मे बी। ओके, अब उसके बाद जो मुझे स्ट्रक्चर में जो पहली चीज मैंने कहा गोल डिसाइड करना, और सेकेंड चीज जो है वो होता है कि उसकी मोडालिटी को चेक करना। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि दुनिया में अलग अलग तरीके की मोडालिटी के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो देख कर समझना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो महसूस करके फीलिंग करके समझना पसंद करते हैं। अब यहां पर हमको जो है वो प्रिफर्ड मोडालिटी पे नहीं जाना है। एंकर आप कौन सा देंगे? एंकर आप देंगे लीस्ट प्रिफर्ड मोडालिटी वाला। यानी जो इंसान अगर आपके सामने बैठा हुआ है, आपको ये लग रहा है कि उसकी मोडालिटी क्या है, वो बातचीत से समझ में आ जाती है। मैं आपको इससे पहले भी कहा था कि उनके अंदर जो अल्फाजों का इस्तेमाल होता है, उनकी बातचीत का तरीका जो होता है, वो लुक का इस्तेमाल करते हैं, वो सी का इस्तेमाल करते हैं, वो लिसन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन हो सकते हैं? वो बोलते हैं कि भाई सी, वो बोलते हैं लुक, तो मतलब कौन सी मोडालिटी के हो सकते हैं। मैं आपको इससे पहले कहा था, तो वो समझ में आ गया आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एंकर जो देना है वो कौन सी लहजे में देने का है? लीस्ट प्रिफर्ड मोडालिटी के ऊपर। यानी क्या कि भाई मैं सुनना पसंद करता हूं तो मुझ पर असर नहीं होगा। हमको क्या करना है, एंकर जो होता है वो एंकर लोगों के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, या लोगों के फ्लो को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाता है। तो अगर मैं ऐसा सुन रहा हूं इस फ्लो के अंदर, तो मेरी प्रिफर्ड मोडालिटी यही है। अगर कोई मुझे इसी लहजे में बोलेगा तो मैं इसी मोड में रहूंगा। यानी आपने वो एक कहावत सुनी होगी ना, न्यूटन का कानून कौन सा है? फिजिक्स वाले सर भी यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अनलेस एंड अनटिल, वसीम सर बताएंगे कौन सा कानून है वो। एक चीज जो है वो मोशन में ही रहती है अनलेस एंड अनटिल हम उसको रोक दे। एक एक फोर्स जी बोलिए मैम, क्या कानून है न्यूटन का? सी फोर्स से रोक दें सर। फोर्स क्या कानून क्या है मुझे बताइए, मैं कानून जानना चाहता हूँ। An object will be in a state of motion or in a particular state, या क्या बोले उसको, रुकी हुई कंडीशन में, अनलेस एंड अनटिल। एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल हम लोग उसको रोके। या एक आदमी, एक चीज जो है वो रुकी हुई है, वो रुकी हुई रहेंगी जब तक हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रोवाइड करते। ये रूल है। तो सिमिलरली अगर हम लोग सेम मोडालिटी का एंकर अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो इंसान तो गर्दिश में था ही, हम उसको वही गर्दिश में रखेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको उसकी मोडालिटी को चेंज करना है और लीस्ट प्रिफर्ड मोडालिटी का एंकर उसके ऊपर मारना है। यानी कोई इंसान अगर ज्यादा तेज सुनना पसंद करता है तो हम छोटे अंदाज में हो जाएंगे। इसलिए अभी कभी कभी आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर जो है, अब मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी कभी स्टोरी का इस्तेमाल करता है, कभी कभी अपने आवाज को बुलंद करने का आवाज काम करता है, कभी कभी नीचे उतर जाता है, या कभी कभी ऑडियंस में ही किसी को पकड़ लेता है और उनके पास जाता है और उसको टच कर देता है, किसी के हाथ सर के ऊपर हाथ रख देता है, किसी को उठाकर खड़ा कर देता है। ये क्या हो गए? ये सब एंकर्स। लेकिन इस एंकर्स के दौरान हमको और एक चीज कभी कभी ख्याल में रखनी पड़ती है कि स्कूल ऑफ थॉट भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यानी मैं मुसलमानों के एरिया में बोल रहा हूँ
और सपोज मैं स्कूल के अंदर ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ट्रेनिंग के अंदर सारे ऑडियंस जो है वो लेडीज है, और मैं वहां पर जो मैं वहां पर मैं किसी को टच वाला एंकर दे रहा हूं, तो क्या ये स्कूल ऑफ थॉट में काबिल कबूल चीज हो सकती है? इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। हो सकती है क्या? नहीं। सारे जो है वो डिफरेंट जेंडर की पब्लिक है। अगर आदमी अगर स्पीकर है तो लेडीज ऑडियंस है, या ऑडियंस हो सकता है कि आदमी हो और लेडीज जो है वो स्पीकर हो। तो वो उस सेंस में हमको ये भी ख्याल रखना है कि भाई हम एंकर दे रहे हैं, अगर टच वाला एंकर की जरूरत वहां पर है भी कि नहीं है। लेकिन हम लोग एंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, टच करना, सर ने बोला था नीचे उतर के किसी एक को पकड़ लेना और थप थप करना है, किसी किसी बच्चे के सर पे हाथ रखना है, या किसी ऑडियंस के सर पर हाथ रखना है, या उसका हाथ पकड़ लेना है, या महसूस कराना है, या टच करना है। नॉट पॉसिबल। इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, उस वक्त का, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का या उस लम्हे का स्कूल ऑफ थॉट क्या है, गुंजाइश क्या है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, मुझे देना चाहिए कि नहीं चाहिए, टच वाला एंकर की जरूरत है भी या नहीं है, ये सारी बातों को ख्याल रखना। ओके, आपने एग्जांपल देखा होगा, आपने क्रिकेट यहाँ सब लोग देखते होंगे। क्रिकेट में आपने देखा होगा कि अगर एक बैट्समैन अगर क्रीज पर आया तो बहुत ही कम बैट्समैन ऐसे होते हैं जो आते से छक्का लगाते हैं। पहले दो तीन चीजों को क्या सेव करेगा, बॉल देखेगा, बॉल को लीव करेगा, बॉल को प्लेट करेगा और एकदम बारीकी से समझेगा, पिच को देखेगा, और पिच को देखने के बाद में फिर हो सकता है कि तीसरी बॉल चौथी बॉल पर वो चौका या छक्का लगा दे। अब चौका या छक्का लगा दिया उसने, तो उसके बाद में ऑडियंस में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ऑडियंस क्या करती है चौका छक्का लगने के बाद में? ऑडियंस क्या करती है? चेयर करती है, क्या चेयर करती करती है? है। नहीं, चेयर नहीं करती, चेयर कर रहा है और एक चीज करती है। क्या करती है? Shout loudly. लाउडली करती है। और क्या करती है? They leave their chair and they और वंस मोर start डिमांड, jumping. एक नहीं नहीं डिमांड, नहीं नहीं, और कुछ वो बैट्समैन को कुछ, डिमांड, बैट्समैन को कुछ दिखाती भी है। डिमांड डिमांड करती नहीं है नहीं, क्या एक्स्ट्रा। क्या दिखाती है बैट्समैन को? Once more, once more. नो नो, जोश। आवाज नहीं पहुंचती है। बैट्समैन को कुछ दिखाती है Banners, पब्लिक। banners. बैट्समैन को पब्लिक ऐसे कुछ दिखाती है। क्या दिखाती है? बैनर क्या होता है? उनके नाम का या उनके नो नो, फोटोग्राफ होते हैं। और एक चीज होती है। सर या फिर चौका छक्का ऐसे सब। एग्जैक्टली, चौका या छक्का बना हुआ रहता है बड़े बड़े लफ्जों के अंदर। वो उस बैट्समैन को दिखाने की कोशिश करती है। वो बैट्समैन के लिए वो छक्का दिखाना और चौका दिखाना क्या हुआ? एंकर हुआ, विजुअल एंकर हुआ। वो छक्का, अब वो परफॉर्मेंस के स्टेज पर आ गया, उसने एक छक्का लगा दिया और उसको दूसरा छक्का भी कोई दिखा रहा है, मतलब उसके परफॉर्मेंस को और बूस्ट करने के लिए सामने वाला उसको एक और पिक्चर दे रहा है और छक्का दिखाने की कोशिश, और दूसरा छक्का भी लगा रहा है। अब उसका परफॉर्मेंस और पीक पे चला गया और उसको चौके की शक्ल दिखा रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई और चीयर कर रहे हैं। तो दीज आर द एंकर्स गिवन बाय द पब्लिक। पब्लिक की तरफ से एंकर दिया जा रहा है उसका परफॉर्मेंस को और बूस्ट करने के लिए, कि हमारा प्लेयर और छक्के लगाए और चौके लगाए और छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहा है। दैट इज एक्चुअली द एंकर्स। और वो विजुअल एंकर्स, वो विजुअल एंकर्स क्रिकेटर को दिखाना जरूर था। आपने कभी देखा है? आपने कभी रेसलिंग देखी है? रेसलिंग देखी है कभी आपने? कुश्ती जी। देखी है? कुश्ती, कुश्ती के अंदर जो कुश्ती बहुत देर तक चलती रहती है, उसके रिजल्ट नहीं आते, उसके पॉइंट्स मिलते रहते हैं। एक अचानक से एक आदमी आता है, उनका जो कोच होता है, और उसको थप थप करता है। देखा है आपने? उसको थप थप करता है, वो जो प्लेयर होता है उसको थप थप्पी देता है, टैप करता है। तो टैप करना क्या होता है? टैप करना जोश दिलाओ। जोश दिलाना। तो जोश दिलाना क्या? उसके परफॉर्मेंस का पीक लेवल है। नो, यू कैन डू इट मैन, यू आर जस्ट अ सिंगल स्टेप अवे फ्रॉम योर गोल। आपको बस उसको पलटी मारना है, उसको चीटी करना है। तो ये टैप लगाना उसके गुरु का, उसके कोच का, दैट इज नथिंग बट अ एंकर। उसको टच करना जरूरी हो जाता, ये एंकर। आप बैट्समैन ने छक्का मार दिया, छक्का मारने के बाद में सेकंड जो नॉन स्ट्राइक पे जो बैट्समैन है वो उसके पास में आ रहा है और उसको ये दे रहा है, थपथपा लगा रहा है, उसके सर पे हाथ रख रहा है। क्या कर रहा है? दिस इज एंकर। और मार, उसके परफॉर्मेंस को पीक पे लाने के बाद में और उसको एक एंकर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका परफॉर्मेंस उस गोल तक पहुंच जाए और 5-6 छक्के और लगा दे।
सेंचुरी मार दे, डबल सेंचुरी मार दे, दैट इज नथिंग बट द गोल ऑफ अ पर्टिकुलर टीम टू विन द मैच। ये इस तरीके के एंकर दिए जाते हैं। अब वो एंकर रेसलिंग के अंदर भी हो सकते हैं, क्रिकेट के अंदर भी हो सकते हैं, हमारे नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर भी हो सकते हैं, हमारी टीचिंग के दौरान भी हो सकते हैं। बच्चों से सवाल निकालने के लिए, बच्चों से उस चीज का आंसर निकालने के लिए हम जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, आप बहुत करीब आ चुके हैं उसके, आप बहुत करीब आ चुके हैं उसके, बच्चों को एक नया एंकर मिलता है। सवालात क्यों पूछने चाहिए, सवालात क्यों पूछना चाहिए, बच्चों को क्यों उस चीज तक, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर रखना चाहिए, उसको बरकरार रखने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हम लोग जो जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या जो जो टेक्निक को हम डिजाइन करेंगे, दैट इज नथिंग बट एन एंकर। हमारे परफॉर्मेंस को और मजीद स्पीड अप करने के लिए जो जो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसको कहते हैं हम लोग एंकर। नहीं, यू हैव टू डिसाइड यूर एंकर टाइमिंग, ये आपके पास में अथॉरिटी है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था आपको कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो स्टार्टिंग के अंदर ही भी एंकर दे दे, कोई मिडल में दे, कोई बीच में दे, कोई खत्म होते होते दे, ये डिसाइड करता है आप, ये आप डिसाइड करते हैं कि आपको एंकर कहां पर देना है। एंकर इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा प्रेशर दैट यू आर पुटिंग टू अचीव योर गोल। आपके गोल को अचीव करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लोग लगाते हैं, वो प्रेशर क्या हो गया, इज नथिंग बट एन एंकर। दूसरे अल्फाजों में उसकी डेफिनेशन को समझा जाएगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने जिस इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया वो आपका, तो आपको गोल देखना है और सामने वाले की लिस्ट प्रेफर्ड मोडालिटी देखना है, उसके हिसाब से आपको एंकर देना है, एक्स्ट्रा प्रेशर को एक्सर्ट करना है। और वो एक्स्ट्रा प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ टच भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी भी हो सकता है। अब उससे डिसाइड करता है कि आपकी दूसरी चीज आपको देखनी है उसके अंदर कि आपकी एंकरिंग में आपकी इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी से वो एंकर को दे रहे हैं आप। क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, और जब भी प्रेशर लगता है तो जोर लगता है, जज्बा लगता है, ताकत लगती है। तो उस ताकत को एक्सर्ट करने के लिए आपकी इंटेंसिटी क्या है, वरना आप एंकर तो दिए आपने, लेकिन आपने इतना स्लो एंकर दिया कि सामने वाले को लगा ही नहीं कि वो एंकर है, आपका गोल अचीव नहीं होने वाला। तो आपकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, और फिर कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद में आप एंकर दे रहे हैं, यानी एक एंकर देने के बाद में दूसरा एंकर आपको कब देने का है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि पब्लिक जो है उस उफान पर आ गई है, मेरा बस अब अचीव होने वाला, मुझे 1 घंटा बोलने की जरूरत नहीं है, बस आधे घंटे में मामला खत्म हो जाएगा। आपने एंकरों की बौछार कर दी, आपने फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दी, 1 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद दूसरा एंकर, तीसरा एंकर, चौथा एंकर, खत्म। पब्लिक तालियां बजाना शुरू कर दिए, वेरी गुड, क्या स्पीच बोले आप, कर दिया। अब आपके बाद जो भी बोल रहा है वो सारे पानी कम चाय, सारी बात। आपने एंकर का इस्तेमाल इतने तरीके से कर दिया, आपको सिर्फ 10 मिनट मिले थे, आपने 10 मिनट में आग लगा दी। लोग बोलते ना यार वो स्पीकर ने आग लगा दिया, क्या आग लगा दिया उसने, अब उसको 10 मिनट मिला था, 10 मिनट मिला था, 10 मिनट में उसको सारा कन्विंस करना था, सारी चीजें, कॉन्सेप्ट को, सारी थेरीज को वही इंप्लीमेंट करना था। तो उसने अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, अपनी टाइमिंग को बढ़ा दिया, अपनी टाइमिंग को बढ़ा दिया। और आपने देखा होगा कि कुछ स्पीकर सिर्फ 10 मिनट बोलते वो कमाल कर देते, और कुछ स्पीकर 1-1 घंटा बोलते लेकिन कमाल नहीं करता। That is nothing but that depends upon the situation. आपकी सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन के हिसाब से आपने क्या किया। मैं अक्सर जब मैं खुद बोलता हूँ तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बहुत जगह स्पीकर, एक आप यकीन नहीं करेंगे कि इंसिडेंट था हमारा, एक एनजीओ कॉन्फ्रेंस थी मुंबई के अंदर, जो 2 दिन की एनजीओ कॉन्फ्रेंस थी, और मैं भी वहां पर एज अ गेस्ट स्पीकर था। अब 2 दिन की एनजीओ कॉन्फ्रेंस थी, पहले दिन की एनजीओ कॉन्फ्रेंस में 17 स्पीचेस थे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। मेरा नंबर नहीं आया। सेकेंड डे कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, सेकेंड डे 22 लेक्चर थे। अब सोचो आप पब्लिक, सामने वाली पब्लिक का क्या हाल हुआ होगा। 22 लेक्चर सुबह से लेकर शाम तक, पैक्ड माहौल। और मेरा नंबर उसमें कितना था पता है आपको, मेरा नंबर था उसमें सेकेंड डे में 22वां नंबर, यानी मेरे से पहले जो है वो 40 स्पीकर्स को बोलना था। अब सोचिए आप, पब्लिक को निकलने की जल्दी है,
2 दिन से रुके हुए हैं, सबको सामान लपेट कर निकलना है। ऐसे वक्त में मुझको कहा जा रहा है कि माइक आपके हाथ में है और आपको कहा जा रहा है कि 10 मिनट में आपको सेशन खत्म। क्या करेंगे आप? मैं उतरता हूँ, मैं माइक को लेता हूँ, और माइक को लेने के बाद में सब पब्लिक नमाज की तैयारी करने के चक्कर में, असर का वक्त भी थोड़ा करीब ही होने वाला था, खत्म होने के कगार पर था। मैं उतरता हूँ और इतने जहाराना अंदाज के अंदर ऐसे दनादन 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 मानता हूँ ना कि आज का 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे आप लोगों का फायदा हो। मुझे मालूम है कि एनजीओ चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है। एनजीओ चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है, और फंडिंग जो है एनजीओ का सबसे बड़ा और सबसे अहम डिपार्टमेंट होता है। पैसा नहीं होगा तो कैसे काम होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो हम लोग कैसे कोई एक्टिविटी को कर सकते हैं, कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर काम में किसी की मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने दूसरी बातें नहीं कहूंगा, मैं आपके सामने यहां पर आपके सामने बात करूंगा सीएसआर फंडिंग। ये मुझे मालूम था 2 दिन के अंदर सीएसआर की बात ही नहीं हुई। सीएसआर में 200 करोड़ का फंडिंग कैसे होता है, 400 करोड़ का फंडिंग कैसा होता है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। बहुत सारी एनजीओ के बारे में पता नहीं होता है। अब मैंने तीसरा एंकर देना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है आपके पास में 12 है, आपके पास में एटीजी है, आपको पता है कि सीएसआर का सर्टिफिकेशन होता है? आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? ये मैंने एंकर दिया, दैट इज द नेगेटिव एंकर। मुझे मालूम था कि एक भी पब्लिक को एमसीए का रजिस्ट्रेशन पता नहीं है, और मैं एनजीओ में काम कर चुका हूँ, एनजीओ के अंदर सीईओ रह चुका हूँ। मुझको मालूम है कि ड्यू डिलिजेंस कौन से होते हैं। सामने वाली पब्लिक पूरी नेगेटिव एंकर में क्या, जो उठने वाली पब्लिक थी, जो एनजीओ के सीईओ थे, एनजीओ के प्रेसिडेंट थे, वहीं बैठ गए। अरे बाप रे, ये तो अपने काम की बात है। मैं आपको बताऊं यहाँ क्या हो, एनजीओ के अंदर ये होना चाहिए। 10 मिनट के अंदर पब्लिक में उतरकर मैंने कर दिया। सारी पब्लिक 22 स्पीकर्स को भूल गई, पहले दिन के 17 स्पीकर्स को भूल गई, और मेरी बात ही याद रखने लगी। सारे लोग मेरा नंबर लेना चाहिए। दैट इज एक्चुअली, तो आपको 22 लेक्चर्स को अगर आपको कंप्लीट करना है, अपनी बात सामने रखनी है, तो आपको किस तरीके से एंकर्स की बौछार करनी की। अब 10 मिनट में आप कैसे कन्विंस करें? 10 मिनट में तो आपका नाम भी नहीं याद रहेंगे। तो दैट इज एक्चुअली, उस 10 मिनट के अंदर आप कितने, कौन कौन से टॉपिक्स को छेड़ेंगे, कौन कौन से काम के टॉपिक्स को छेड़ेंगे, किस तरीके से आप एंकर्स का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से नेगेटिव एंकर्स का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से पॉजिटिव एंकर्स का इस्तेमाल करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद में एंकर्स का इस्तेमाल करेंगे, टाइमिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कितनी इंटेंसिटी के साथ में देंगे, कितने जोश के साथ में देंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन योर टाइमिंग एंड योर स्ट्रक्चर ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर एंकर। You have all the authority to implement your anchors. अगर आप एनएलपी पता है आपको, तो इट्स वेरी इजी टास्क फॉर यू। अब मुझे पता है कि सामने वाली पब्लिक मेरे को नहीं सुनने वाली है, सब भागने वाले हैं। मुझे अपना अंदाज कैसा करना चाहिए, मुझे कौन से एंकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पब्लिक रुके। और मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट की बजाय मैंने वहां 25 मिनट कहा, और सारी पब्लिक 1 घंटा भी बोलता तो पब्लिक बोले हम लोग सुनने के लिए तैयार थे कि अब तो काम की बात हो रही। वो काम की बात उनकी हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बताया कि उनकी बात, काम की बात मैं बोलने वाला हूं। दैट इज एक्चुअली द एंकर दैट आई हैव गिवन देयर। तो ये इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं दैट वी कैन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी असल जिंदगी के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर, हम लोग हमारे पर्टिकुलर टास्क को, गोल को अचीव करने के लिए हम हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यही देखना है कि उसके लिए गोल क्या है, आपकी उसकी मोडालिटी क्या है, और स्कूल ऑफ थॉट क्या है। स्कूल ऑफ थॉट इसमें बार बार इसलिए कहता हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट अकीदे को छेड़ना नहीं चाहिए किसी। आप बहुत ही ज्यादा अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी कभी अपने लोगों के अंदर बात करते हैं और अपने लोगों पे तनकीदें करते हैं। तो तनकीदें करना उनका एंकर्स होता है। वो बार बार तनकीदें 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 करेंगे, अपने लोगों में ऐसा होता है, अपने में ऐसा होता है, अपने लोग ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो भाई एक आदमी जो है एक हद तक के निगेटिव एंकर्स को बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद में कोई नेगेटिव एंकर्स की नेगेटिव बौछार को बर्दाश्त नहीं करता है, वो आपको निगलेक्ट कर देंगे। ये बातों का ख्याल रखना चाहिए। किसी के स्कूल ऑफ थॉट को, किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं चाहिए। एक ऐसे चीज में, ऐसे अकीदे वालों में बात कर रहे हैं आप लोग जहां पर बहुत ही मुत्तकी लोग हैं, और वहां पर आप बहुत ज्यादा मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं। आपको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि कितना मॉडर्निज्म आप ये लोग हजम कर सकते हैं। टोपी वालों में बात कर रहे हैं आप लोग, और आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जो उनके स्कूल ऑफ थॉट को टच कर जाएंगी, छेड़ जाएंगी। वो एंकर्स आप देंगे या नहीं देंगे पता है। ऑलरेडी लर्नड ऑडियंस के अंदर बात कर रहे हैं आप लोग, वहां पर एंकर्स की जरूरत कितनी है,
कहाँ है, ये भी आपको चेक करना है। क्या वहां पर ज्यादा एंकर्स की जरूरत है या नहीं है, दैट यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव अ राइट। आपके पास में राइट होते हैं, आपके पास में राइट होते हैं कि आप उसको इस्तेमाल करें। एनी डाउट रिगार्डिंग द एंकर्स, दैट वी कैन स्टार्ट मेटाफर्स। एंकर्स के ताल्लुक से कुछ डाउट या क्लियर? आई कैन गो टू अ नेक्स्ट स्टेप, मेटाफर्स पे जा सकता हूँ मैं। तो इसको जी और सर। सर्च कैसे कर सकते हैं, लाइक क्या चीज? इसको एंकर के नाम से ही सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, या इसके और? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप एंकर में। एनएलपी इज अ वेरी फेमस मींस फेमस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। एंकर्स के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके सर। अब एंकर्स का इस्तेमाल। सर कोई, जी हेलो, जी बोलिए सर। हाँ कोई स्पीकर्स के नाम बताइए कि जो कि ज्यादा एंकर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी लर्निंग हो सके। एंकर का इस्तेमाल हर मोटिवेशनल स्पीकर, आप चाहे विवेक बिंद्रा की बात ले ले, या फिर आप संदीप माहेश्वरी की बात ले ले, या फिर आप रिलीजियस स्पीकर जितने भी होते हैं उनकी बात ले ले, आप मुनव्वर जमा साहब की बात ले लीजिए, या फिर कासिम अली शाह की बात ले लीजिए, और जितने भी फेमस, या फिर आप राम वर्मा की बात ले लीजिए जो एनएलपी खुद सिखाते हैं, उनकी बात ले लीजिए। ये मैक्सिमम स्पीकर्स जो होते हैं वो एंकर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एनएलपी में एंकर का डेफिनेशन क्या होता है और एनएलपी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है मैं बता दिया आपको। अब जब भी आप किसी को सुनेंगे तो आप समझ जाना कि ये क्या था, एंकर था। एंकर था। मेरे साथ में इफ्तिकार सर ने 2-3 सेशन किए हैं, तो इफ्तिकार सर सर को पता। वो वीडियो की रिकॉर्डिंग है क्या आपकी? हम जरूर देखना चाहेंगे। वो 10 मिनट वाली। है इसकी रिकॉर्डिंग में ढूंढता हूँ इंशाल्लाह। यूट्यूब पे नहीं डाल शेयर रहा सर, मैं, क्योंकि उस वक्त सर मैं बहुत गुस्से में आ गया था कि 22 लोगों के सामने बात आपको बोलने का मौका दिया जाए। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी जो स्पीचेस अटेंड की थी, तो इट्स पुणे वेरी में। डिफिकल्ट टू लिसन द लास्ट लेक्चरर। जी जी जी, तो और होता अगर है। सर्च करो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या क्या चीज? आपके लेक्चर्स? नहीं, मेरे मेरे तो मेरे चैनल के ऊपर जितने चीजें है, बाकी दूसरों के चैनल के ऊपर मेरे वीडियोस है थोड़े बहुत। तो कैसे सर्च करे सर फिर उसको? डाल दो वर्ल्ड्स नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, तो एहसान सैयद का नाम आ जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। आई एम जोकिंग। ठीक है, स्पीकर्स जो होता है ना वो व्यूज के ऊपर आपको सर्चिंग में मिलता है। कभी कभी होता है कि आपको मेरा नाम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे व्यूज अगर नहीं है और वो ज्यादातर सर्च नहीं हुआ है, तो वो गूगल उसके हिसाब से एल्गोरिदम में देता है। आपको पर्टिकुलर वीडियो की लिंक ही लगेगी कि छोटे मोटे स्पीकर्स के हाँ हाँ, चाहिए केस था के। क्योंकि वो हमें नहीं मिल रहे थे। जी, और कैसे सबके हेलो, सब। हाँ जी जी, इफ्तिकार सर। हाँ वो मोनेटाइज होने के बाद दिखता है सबको यूट्यूब। अच्छा अच्छा अच्छा। यूट्यूब मोनेटाइज करता है। मेरा एक सवाल था, क्या जी जी, मूवीज में भी एंकर होते हैं? मूवीज जब हम लोग देखते हैं उसमें से भी एंकर पहचाने जा सकते हैं, मूवीज सीरियल्स में से, या बिल्कुल फिर होते हैं, एक्टर इस्तेमाल करते हैं एंकरिंग का? बिल्कुल होते हैं। अभी आपने एक पिक्चर सुना था, दामिनी, देखा आपने पिक्चर? बहुत फेमस पिक्चर था एक, इफ्तिकार सर आपके जमाने में। हम तो खैर उस वक्त बहुत बच्चे थे। जी। थैंक यू सर। तो अगर आपने दामिनी देखा होगा तो दामिनी के अंदर हीरो कौन था मुझे बताइए आप। सनी देओल। नो, सनी देओल वाज इन सपोर्टिंग रोल। हीरोइन थी सर हीरो मीनाक्षी। मीनाक्षी मीनाक्षी था, और उसका जो हीरो था जो लीड रोल में था वो ऋषि कपूर था। लेकिन एंट्री होती है सनी देओल की कहां पर? कोर्ट में। और कोर्ट में वो जो कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये तारीख पे तारीख उसका बोलना क्या था? एंकर था उसके परफॉर्मेंस को पीक और परफॉर्मेंस एक में पहुंचाने फेमस के। डायलॉग सर, कौन सा? नहीं नहीं नहीं। तो ये तारीख पे तारीख बोलना सनी देओल का, सनी देओल को के सपोर्टिंग रोल में होने के बावजूद सनी देओल को नेशनल अवार्ड मिल गया।
इफ्तिकार सर, तो दैट इज नथिंग बट एन एंकर। तारीख Yes, पे sir. तारीख, वो एक डायलॉग जो था, वो एंकर, वो डायलॉग लोगों को हाँ, इतना पसंद आया। एक पिक्चर में सनी देओल का डायलॉग था, ये हाथ नहीं, क्या है, हथौड़ा। हथौड़ा है। अब वो हाथ हथौड़ा नहीं था, उसने वहां पर किसका इस्तेमाल किया, रिजेम्बलेंस का इस्तेमाल किया, मेटाफर्स का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। अब वो चीज का बोलना क्या हो गया, एंकर का रोल अदा कर दिया, उसके परफॉर्मेंस को अचीव कर दिया, लोगों को कन्विंस करना, यानी उस पूरी पिक्चर के अंदर उसको काम नहीं करना पड़ा। शाहरुख खान का हिकलाना, बगैर बोले वो एंकर था कि लोगों की मोडालिटी को डिस्टर्ब कर दिया, लोगों की मोडालिटी को चेंज कर दिया। हकलाने वाला कोई एक्टर था ही नहीं, 50 सालों की हिस्ट्री के अंदर कोई हकलाने वाला लीडिंग रोल के अंदर एक्टर आया ही नहीं था, रोल आ गया, एंकर मिला, करियर ही चेंज हो गया। डर के बाद से शाहरुख खान की दुनिया ही चेंज हो गई। पिक्चर तो हिट हुई, शाहरुख खान भी हिट हो गया, बगैर शक्ल का आदमी, बगैर इतने खूबसूरत दिखा हुआ आदमी, इतना ज्यादा बॉडी बिल्डर आदमी नहीं, लेकिन फेमस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एंकर। उसकी जबान की जो लुकनियत थी, जबान में जो उसका वो था, वो एंकर का काम कर गया। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ये सारे एंकर्स जो होते हैं फिल्मों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, दैट इज एक्चुअली द एंकर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, थैंक यू सर। जी। अब दूसरी चीज जो थी आज हमारे, जो हमको डिस्कस करनी थी, वो थी मेटाफर्स। एंकरिंग के अंदर मेटाफर्स का इस्तेमाल, एंकरिंग के अंदर एनएलपी में मेटाफर्स का इस्तेमाल। इसका मेटाफर्स मैंने आपको कहा कि मेटाफर्स इज नथिंग बट एन स्टोरी टू शट योर थिंकिंग प्रोसेस। क्या करने के लिए स्टोरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? Our basic aim to use and utilize a particular phrase and stories to shut down your thinking process. आपके थिंकिंग प्रोसेस को डिसऑर्डर करने के लिए, आपके लॉजिकल प्रोसेस को, लॉजिकल माइंड को शट डाउन करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं मेटाफर्स का। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड एंड पुट द न्यू थिंकिंग दैट रन्स कंटिन्यूअसली। जैसा मैंने कहा ना आपको कि एक an object will be in the motion or in a state of, that particular state unless and until you provide a particular force। वो स्टैटिक कंडीशन में रहेंगी या मोशन में रहेंगी, जब तक के हम लोग कोई नई चीज नहीं प्रोवाइड करें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए, अब मेरे दो हिस्से हैं, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लॉजिकल होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बचकाना होता है। और सबकॉन्शियस माइंड का पावर जो है अनलिमिटेड होता है। अगर मैंने ठान लिया कि मुझे दुनिया को चेंज करना है, तो आई कैन चेंज द वर्ल्ड। एक बच्चे को कहा जाता है कि तेरे बाप का कातिल वो था, बाप का कातिल वो था। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है, बच्चा बदला लेने के लिए जाता है। वो बच्चा जो है 10 साल का बच्चा उस बड़े इंसान को नुकसान पहुंचा दे रहा है। एंड दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक इंसान सोच रहा है, उसकी माँ को तकलीफें हुई थी, उसकी माँ को परेशानी हुई थी, उसकी माँ ने उस बिल्डिंग के अंदर काम किया था। अब वो 30 साल बाद इतनी मेहनत कर रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, उस बिल्डिंग को ही खरीद डाल रहा है। तो फिर बाद में डायलॉग मार रहा है कि जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं ना, मेरी माँ यहाँ पर एक वक्त में काम करती थी। दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। तो किसी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक अगर हम पहुंच जाते हैं, किसी इंसान के, किसी बच्चे के अगर सबकॉन्शियस माइंड पर हम कोई चीज को तारी कर देते हैं, किसी मोरल को, किसी स्टोरीज को, किसी लेसन को, किसी सीख को, किसी नई चीज को, किसी नए कॉन्सेप्ट को अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग पहुंचा देते हैं, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में असर करती है, जिसकी वजह से वो उस बात को सीख लेता है और वो सीख उसकी जिंदगी पर काम आती है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द मेटाफर्स, एंड मेटाफर्स इज नथिंग बट अ स्टोरीज। जो दादी नानी की कहानियां हुआ करती थी, वही हमारी क्या होती है, स्टोरीज। स्टोरीज कोई नई चीज नहीं है, स्टोरीज कई सालों से चलती आ रही है, और मेटाफर्स का इस्तेमाल कई सालों से हमारी दादी नानियां भी कर रही थी। जैसे कि मैंने खरगोश की एग्जांपल आपको दिया था कि खरगोश और कछुआ जो है, अगर लॉजिकली देखा जाए तो खरगोश कछुए से कैसे बात कर सकता है, लेकिन नहीं, हमको उस बात को समझाने के लिए एक स्टोरी सामने पेश की गई, जिससे हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो शट हो गया,
और अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज गया, और वहां पर मैसेज ये गया कि स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। उसी तरीके से यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसकी कौन सी कहानी है, कोई बताएगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उसको समझाने के लिए कौन सी लकड़ी, कहानी? लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ियों की। छोटे छोटे लकड़ियों में एक बाप एक एक को बुलाता है, एक एक लकड़ी थमाता है, फिर वो तोड़ देते हैं, फिर वो लकड़ी का गठरा उनके सामने रखता है, उसको तोड़ने के लिए देता है, एक भी तोड़ नहीं पाता है। ये क्या है? अगर आज के सामने अगर किसी इंटेलेक्चुअल बच्चे को दे देना आप ये कहानी, तो इंटेलेक्चुअल बच्चा जो है ना, वो पूरी लकड़ी की गठरों के ऊपर कोशिश कर कर उसको तोड़ भी देगा। ये लो तोड़ दिया, क्या कि यूनिटी स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है क्या? लेकिन किसी ने कभी ऐसी कोशिश किया? क्या वो 4 लकड़ी को तोड़ना इम्पॉसिबल चीज थी क्या? लेकिन नहीं, वो रिसेंबल करके बताया गया और स्टोरी के फॉर्म में बताया गया कि यूनिटी स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किसने इतना लॉजिक लगाया ही नहीं कि चलो 4 लकड़ी को तोड़कर देखते हैं। अरे पूरी क्लास के अंदर 2 लड़के इतने ताकतवर, इतने दिमाग, वो इतने बाइसेप्स वाले होते हैं ना, वो तोड़ भी सकते थे। लेकिन nobody tried that particular incident just because of that story में बताया गया, स्टोरी में शट डाउन कर दिया गया कॉन्शियस माइंड को, उसकी थिंकिंग एबिलिटी को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, ताकि उसको मैसेज को ट्रांसफर कर दिया जाए। मेटाफर शुड बी हैव सर्टेन रूल्स, देखो उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि कभी भी आप बात कर रहे हैं रिलीजियस स्कॉलर्स से और उनके सामने मेटाफर्स मार रहे हैं। आज मुझे बताइए, सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या है पता है? मैं किसके भी सामने बोल दूंगा, लेकिन सामने अगर रिलीजियस स्कॉलर्स बैठे हुए तो उनके सामने बोलना मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों? तो बताएगा? कोई बताया? मेरी आवाज आ रही है ना? रिलीजियस स्कॉलर के सामने बोलने को मेरी बहुत फटती है। क्यों? उसकी वजह क्या है? Maybe no knowledge about religion. नहीं, रिलीजियस अब दूसरा भी बोलना है तो नहीं बोल, डर लगता है मेरे को। क्यों डर लगता है? हाई इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, वहां पर मेटाफर्स नहीं काम आते। अगर मैं उनके सामने मेटाफर्स दूंगा ना, तो मेटाफर्स को तोड़ देंगे। क्यों? उनका इंटेलेक्चुअल का लेवल इतना ज्यादा है, तो इंटेलेक्चुअल का लेवल उनका कॉन्शियस माइंड को आप शट कर ही नहीं सकते। तो यू हैव टू थिंक कि इन विच सेगमेंट, फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट यू हैव टू नॉट टू यूज एनी काइंड ऑफ मेटाफर्स। वहां मेटाफर्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल का लेवल इतना हाई है। क्या आप कोई भी मेटाफर्स दे देंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये ऐसा होता है? आपने कभी भी देखा होगा, मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया हो, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स के सामने मैंने जब बोलने की कोशिश किया, तो रिलीजियस स्कॉलर्स ने उस बात को पर्सनली ले लिया। उस रिलीजियस स्कॉलर्स ने उस बात को जो है इस ढंग से ले लिए कि बाद में जब मैं किसी के सामने बोलना शुरू कर दिया, तो मुझे नहीं, भाई ये बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं, इनके सामने आप मोटिवेशन की बात नहीं कर सकते, इनके सामने मोटिवेशन भी फेल हो जाता है। कभी कभी इतने शाने लोग होते हैं, इतने होशियार लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल का लेवल उनका इतना हाई होता है कि दे आर नॉट इन स्टेट टू मोटिवेट देमसेल्व्स। वो मोटिवेट अपने आप को होने देना भी नहीं चाहते। ऐसे लोग भी होते हैं। एक बार हमने कहा कि भाई आप किसी मजमे में के अंदर बैठे हुए कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें एनजीओ में काम कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी के साथ में सारे ड्यू डिलिजेंस पूरा करना चाहिए, हिसाब रखना चाहिए। इसमें गलत क्या था? वो स्पीकर्स ने बाद में बोला कि हम आपको क्या चोर दिख रहे हैं क्या भाई? हम क्या यहाँ पर चोरी करने के लिए आए क्या? हम क्या ट्रस्ट संभाल रहे हैं तो क्या हम क्या चोर दिख रहे हैं क्या आपको? ये दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? मतलब वो किसी बात को लेना भी नहीं चाहते। अब हमने तो नहीं कहा किसी को कि कोई चोर बैठा हुआ है यहाँ पर, हमने तो वही कहा जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ड्यू डिलिजेंस जो होते हैं, अकाउंटिंग के जो नए नए रूल्स आए गवर्नमेंट के, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। किस तरीके से अकाउंटिंग रखते हैं, किस तरीके से एनजीओ को पकड़ा जाता है, किस तरीके से एनजीओ के ऊपर उसको बैन किया जाता है, किस तरीके से उनके अकाउंट को बैन किया जाता है, किस तरीके से उनके एफसीआर अकाउंट को वो किया जाता है, क्लोज किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि हम लोग सामने वालों को चोर बता रहे हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल का लेवल जो है, कभी कभी वो क्या करता है कि इंटेलेक्चुअल का लेवल आपके मेटाफर्स को तोड़ देता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको किन सिचुएशन के अंदर मेटाफर का इस्तेमाल नहीं करना।
कैसे पिक्चरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं मेटाफर्स, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। करीना कपूर नाच रही है, आपने गाना बताया, उसके हाथ में यहाँ पर एक मेहंदी से एक चांद बना हुआ है। सामने हमारे बचपन में एक पिक्चर आई थी, मुझे कुछ कहना है, वो नाच रही है ऐसा, दिवाली का मौसम है और उसे नाच रही है, और सामने से उसको तुषार कपूर देख रहा है, और तुषार कपूर देखने के बाद में उसको देखकर हकचक हो जा रहा है, उसको उससे प्यार हो जा रहा है, और फिर वो गाना गा रहा है। कौन सा गाना गा रहा है, क्यों बोलेगा? मुझे कुछ कहना का गाना है, कौन सा गाना, क्यों बोलेगा? सॉरी, मेरे को पिक्चर की बातें मुझे यहाँ पर लानी पड़ रही है इस बात को समझाने के लिए। बोलिए मोइन मैम, बता रहे आप? नहीं सर, नहीं पता। नहीं आ रहा है आपको? मैं बताता हूँ कौन सा गाना था, अगर कोई नहीं बताएगा। टाइम, योर टाइम इज अप। जब से देखा है तेरे हाथ का चांद, मैंने देखा नहीं रात का चांद। अब वो क्या कर रहा है, जब से, आप ऐसा हो सकता है कि जब से मैंने ये चांद देखा, मैंने रात का चांद नहीं देखा। तो कितने लेवल पर अपने आप को पहुंचा देते हैं, कितने मेटाफर्स का इस्तेमाल करके ये दिखा देते हैं। और मैंने पूछा चांद से कि कहीं देखा है कहीं मेरे यार सा कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। अब चांद कैसे बोलेगा भाई? चांद कैसे बोलेगा कि मैं तेरी चांदनी को तेरी जैसी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा, तेरे जैसी चांदनी को नहीं देखा? तो दीज आर नथिंग बट द मेटाफर्स दैट यूज्ड इन द सॉन्ग्स एंड पिक्चर्स। मूवीज के अंदर इस्तेमाल होना, इसके अंदर इस्तेमाल होना। अब किसी, अभी आप जो मोटिवेशनल स्पीकर बातचीत करता है, अब किसने जाकर देखा कि जो स्टोरीज वो बता रहा है वो रियल में 100% फैक्ट वाली स्टोरीज है या नहीं है? नोबडी नोज। किसी मोटिवेशनल स्पीकर से जाके पूछे हमने, जो आप कहानी बता रहे हैं, बताया वो लड़की का नंबर दीजिए, वो लड़के का नंबर दीजिए जिसने कामयाबी हासिल की थी। हम नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हम लोग? कि उस वक्त हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, और वो मोटिवेशनल स्पीकर उस स्टोरी के जरिए एक इंसिडेंट क्रिएट करता है और मैसेज समझाने की कोशिश करता है, और सबको बाद में लगता है कि मैसेज ही था, ये स्टोरीज फेक थी, ये स्टोरीज जो थी वो डिजाइन की गई थी। तो सिमिलरली एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन स्टोरीज। आपकी स्टोरीज आपको बतानी पड़ती है, आपको आपका आपका पॉइंट आपके पास में है। आप जब लेक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, आप मोटिवेशनल सेशन को डिजाइन कर रहे हैं, आप काउंसलिंग के सेशन को डिजाइन कर रहे हैं, आपको ऑडियंस पता है, आपको क्लाइंट के बारे में पता है, तो आप पहले से पहले एक बहुत सारी स्टोरीज बना सकते हैं अलग अलग इंसिडेंट को समझाने के लिए, अलग अलग मैसेज को लेने के लिए, अलग अलग चीज को समझाने के लिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। यू कैन यूज मल्टीपल मेटाफर्स। अगर मेटाफर्स का इस्तेमाल करेंगे, आज मुझे बताइए आप, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर का अगर सेशन विदाउट स्टोरी के अगर खत्म हो जाता है, तो मैं मान जाऊं वो आपको कहीं ना कहीं स्टोरीज बताएगा, कभी कभी रिलीजियस वाकयात बताएगा। तो वहां तो कभी कभी फिर तो किसी का दिमाग चलता ही नहीं। हमारा तो ईमान यकीन नहीं बोलता है। किसी ने अगर हादिस बता दिया, कोई किस्सा बता दिया, कोई नबी का किस्सा बता दिया, कोई सहाबा का किस्सा हमारे सामने पेश कर दिया, उस बात का असर हमारे ऊपर ज्यादा आसानी से हो जाता है। क्यों? स्टोरीज प्लेड अ वाइटल रोल। स्टोरीज प्लेज अ वाइटल रोल। क्योंकि एक कहावत है कि इट्स द एटीट्यूड, नॉट द पीपल आर बैड। पीपल बैड नहीं होते हैं, उनके एटीट्यूड बुरे होते हैं। एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। अच्छी चीज को चेंज करने के लिए फिर वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब उस वक्त भी हमको देखना है कि स्कूल ऑफ थॉट किसी का, अब हम ऐसी स्टोरी डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर किसी के अकीदे को ठेस पहुंच रही है, तो आपको वहां में आपको आधी पब्लिक ताली बजा देंगी, लेकिन जिस आधी पब्लिक के अकीदे को आपने ठेस पहुंचाए थे, वो आधी पब्लिक आपको जिंदगी भर तक गाली देंगी, और उस एरिया के अंदर, उस जिले के अंदर, उस स्कूल के अंदर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम होना कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं जो चंद लोगों को खुश करने के लिए बोलते हैं और चंद लोगों को नाराज कर देते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में नहीं सोचते और मेटाफर्स का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसी तनकीदें कर देते हैं, ऐसे मेटाफर्स के जरिए, ऐसी स्टोरीज के जरिए लोगों को समझ में आ जाता है कि ये स्टोरीज के जरिए, ये स्टोरीज मेरे लिए थी। कभी कभी आप स्टोरीज बनाते हैं तो आपको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं बनाना चाहिए कि लोगों को लग जाए। कभी कभी पेरेंट्स लोग इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स लोग कभी कभी ऐसे ताने मारने की कोशिश करते हैं और मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा समझ में आ जाता है, हाँ अम्मी मेरे को बोल रहे हैं ना, मेरे को मालूम है।
आप मेरे को बोलो, ये मेरे लिए था। कभी कभी पब्लिक के अंदर भी हम लोग ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्टली कुछ पब्लिक के सेक्शन को लगता है कि हमको टारगेट बनाने के लिए स्टोरीज बनाई गई। तो आपको इतना खुल्लम खुल्ला भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्लोमेटिकली, आपको हिकमत के जरिए स्टोरीज को फ्रेमवर्क करना है, सही मैसेज लोगों तक जाए, सही लोग कन्विंस हो जाए, किसी का दिल भी नहीं दुखे, किसी का क्लाइंट का मसला भी ना हो, किसी क्लाइंट को गिल्ट भी ना हो, ये सारी चीजें हो सकती है। आप टीचिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो उसका। एक सपोज किसी चीज को आपको किसी चीज का इंपॉर्टेंस आपको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, तो टीचर को इंपॉर्टेंस दिखाना था कि भाई टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, मींस यू वांट रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ। तो टीचर ने क्या बताया, आपने कहा, एक किस्सा सुना होगा ये, कि भाई मैं इटली गया और इटली के अंदर मेरे से सिग्नल टूट गया था, और या तो मैं उसका फाइन नहीं भर पाया, तो मुझे कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जैसे मैं कोर्ट में गया, तो मैंने कोर्ट जज ने मुझसे पूछा कि आपने फाइन क्यों नहीं दिया अभी तक, आपने 2 सिग्नल तोड़ा था, आपको फाइन भरना पड़ेगा, आज तक अभी तक आप फाइन आपने क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, आई वॉज बिजी इन माई लेक्चर्स। तो उस वक्त टीचर का बोलना ये था कि मैं टीचर हूं, सारा स्टाफ जो है कोर्ट का खड़ा हो गया और बोलने लग गया, द टीचर इज इन द कोर्ट, द टीचर इज इन द कोर्ट। इट मींस दैट वो दिखाने की कोशिश ये कर रहे थे कि देखो इटली के अंदर टीचर्स की कितनी इज्जत है, आप इंडिया में भी इज्जत करो मेरी। दैट इज द मैसेज यू वांटेड टू कन्वे। कि स्टोरी के जरिए उन्होंने बताया कि टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। आप मेरी भी इज्जत कीजिए, यहां पर आप मेरी इज्जत कीजिए। तो सिमिलरली आप स्टोरीज को इस तरीके से मेटाफोर को बनाते हैं ताकि आपको वो चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं उससे अचीव कर सके। इसमें 2 चीजें हो सकती है, एक निगेटिव चीज के लिए भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, कोई पॉजिटिव चीज के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कभी कभी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव इन वॉर, इस तरीके का चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि वो किसी के भलाई के लिए होना चाहिए। हमारा मकसद होता है कि हम किसी खास मकसद के लिए, अच्छाई के लिए इसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जैसा कि बहुत सारे आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो भी मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं किसी को रिडिकुलाइज करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अलग ही ज़हनियत के होते हैं, दहशतवादी ज़हनियत के होते हैं, वो भी मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं कि देखो तुमको जन्नत दिख रही है, देखो तुमको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो मतलब वो स्टेट में ले जाकर लोगों को छोड़ देते हैं कि लोगों को जन्नत दिख रही है, आप अगर ऐसा भी करते हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आप जन्नत में जाने वाले। तो रेडिकलाइज करने के कितने भी तरीके हो सकते हैं, गलत तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छे तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाए। दैट इज ऑल अबाउट द मेटाफर्स। अब मेटाफर्स आप अपनी सोच के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपनी चीजों में इस्तेमाल कीजिए, तो वो मेटाफर्स जो है वो सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्ट जाएगा। भले ही वो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी है, लेकिन कहानी में कभी कभी क्या होता है, हम इतने मुलविस हो जाते हैं कि हमारा सोचने का जो, थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, वो शट डाउन हो जाता है, और वो सारी बात हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है। अब इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग अपने स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीचेस में करते हैं, सेमिनार्स में करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अभी तो ऐसा हो गया कि इंडस्ट्रीज के अंदर स्टोरी टेलिंग एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, स्टोरी टेलिंग एक नई फील्ड शुरू हुई। स्टोरी टेलिंग के लिए लोग बाकायदा हायर करते हैं ट्रेनर्स। आप देखेंगे ट्रेनर्स अपनी एक्टिविटी को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज के अंदर ऐसे ऐसे स्टोरीज डालते हैं ताकि उस स्टोरीज के जरिए वो अपने मैसेज को कन्विंस करें। तो आपके पास में वक्त मिलता है, एक पूरा टाइम फ्रेम मिलता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में 2 दिन का वक्त मिलता है, 2 हफ्ते का वक्त मिलता है। आप अपने एंकर्स डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने मेटाफर्स डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने मोडालिटी के ऊपर कब पिच करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। यू हैव अ होल टाइम स्पैन टू डिजाइन योर स्पीच, टू डिजाइन योर लेक्चर। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आधा घंटा पढ़ाने के लिए आपको 4 घंटे का प्रिपरेशन लगता है, वरना सबसे आसान लाइफ दुनिया में टीचर्स की है कि उनको सिर्फ 3 लेक्चर लेने होते हैं, 4 लेक्चर उनको देने। लेकिन 4 लेक्चर के लिए उनको जो प्रिपरेशन करने का जो वक्त दिया जाता है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अल्लाह जानता है। लेकिन इस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है तब जाके आपकी इफेक्टिव टीचिंग होते हैं।
आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाएंगी, आपकी स्पीचेस इफेक्टिव हो जाएंगी, आपकी काउंसलिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाएंगी, आपका जो सेमिनार जो है वो फ्रूटफुल हो जाएगा, आपका बयान जो है वो दिल को छूने वाला हो जाएगा। इसलिए तो आप देखें ना कि रिलीजियस स्कॉलर्स के वीडियोस जो है ज्यादा वायरल क्यों होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस ज्यादा वायरल क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन का जो सेंस उनके अंदर होता है जो आम लोगों के अंदर नहीं हो पाता है। एंड बीइंग अ ट्रेनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, it's my duty to give you an art of communication so that you can utilize it in your communication and be a good communicator। एक अच्छे टीचर बने, अच्छे ट्रेनर बने, उसका इस्तेमाल करें। बेस्ट लोगों से सीखना हमारा काम है। हमको वक्तन फोक्तन अंबिया इकराम को भेजा गया ताकि हम लोग क्या कर सके, सीख ले सके, और सीख कर जो है अपने आप को इम्प्रूव करें। अपने आप को इम्प्रूव करना यही एक एनएलपी का एक खास इसका मोटिव है, और ये कहा जाता है, इसको कहते हैं मॉडलिंग फॉर एक्सीलेंस। यानी हमको क्या करना है, एक्सीलेंसी के लिए मॉडलिंग करना है, यानी क्या करना है, पैरवी करना है। तो किसकी पैरवी करते हैं आप? अगर रिलीजियस पैरामीटर में आप देखा जाए, रिलीजियस उसूलों में देखा जाए, तो हमारे पास में हर चीज के लिए हमारे पास में एक मॉडल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मॉडल दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हमको अज़वाजी जिंदगी, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, उसके अंदर बिजनेस लाइफ, सारी चीज का पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह अहादीस की फॉर्म में हमारे सामने दे दी गई है। अब हमको क्या करना है, वो सारी चीजों को एज इट इज, हर जहाँ भी लगता है हमको मॉडलिंग की जरूरत पड़ रही है, तो हमको अहादीस की तरफ जाना है, हमको जिंदगी देखना है आप सल्लम की, और वहां से सीख कर अपनी जिंदगी जीनी, एक्सेस की तरफ चलेगी। वी आर नॉट यूजिंग, एवरीबडी इज थिंकिंग दैट आई एम द बेस्ट। लोग बोलते हैं ना, भाई मेरे को चलता नहीं है। भाई तेरे को चलता नहीं, जब भी तो तू नौकरी कर रहा है। तेरे को चलता नहीं है, तेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, तो तभी तेरे को आज ये हालत है कि तेरे को गुलामी करनी पड़ रही है। अदरवाइज तू दुनिया का बॉस होता। हम में कमियां हो सकती है, हम अपने आप को वक्तन फौक्तन इंप्रूव करते रहे, इसी का लाइफ नाम जिंदगी है, और इसी के लिए हमको स्ट्रगल करना होता है, इसी के लिए हमको मेहनत करनी होती है, ताकि हम एक्सीलेंस तक पहुंच जाए। हमारे काम के जरिए, हमारे अमाल के जरिए, हमारी बातचीत के जरिए, हमारे स्पीचेस के जरिए, हमारे लेक्चर्स के जरिए हम कन्विंस कर दे, अपने आप को कन्विंस कर दे कि मैंने जस्टिफाई किया, अपने ऑडियंस को कन्विंस कर दिया कि मैंने उनका हक अदा कर दिया, मेरे अल्लाह को कन्विंस कर दिया कि मैंने अपना रोल अदा कर दिया। ना माई रोल इज ओवर, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मुझे जिंदगी मेरी खत्म हो जाए। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। किसी को और कुछ सवाल हो तो वी कैन हैव अ यार बहुत ही जोशीला लेक्चर था। थैंक यू फॉर योर एफर्ट। जज़ाकल्लाह। इसलिए तो मैं मेरे लेक्चर्स का थोड़ा ड्यूरेशन मेरे को लगता है, थोड़ा इंटरवल लगता है, इसलिए माफी चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स थोड़े आपको थोड़े दिनों बाद सुनने को मिलते हैं, और मेरे थोड़े कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द सारे सेशंस फटाफट लूँ। और इस बट सर, अगर इन बिटवीन जब भी हमारे लेक्चर नहीं होते, यू जस्ट सेंड एनी वीडियो और एनी नोट्स सो वी कैन रीड एंड बी कनेक्टेड। इंशाल्लाह। सर आपका लिंक तो जरूर शेयर कीजिए प्लीज, मिल नहीं रहा है। इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल हो, कुछ हो तो you can have। किसी का सवाल, फीडबैक दो भाई, और हमको एंकर्स दो, ताकि हम ऐसा समझे कि हमारा गोल अचीव हुआ। अदरवाइज वी विल गेट डिमोटिवेटेड। सर हमने लिख के दे दी। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग में रहते हैं, कुछ जगह पे और जगह पे पहुंचे हुए रहते हैं, इसलिए अपने सेशंस के अंदर अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है, किसी को कुछ बोलना है? इफ्तिकार सर, मोइन सर, वसीम सर, नाजिया मैम, अकील सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। बहुत ही बढ़िया लेक्चर हुआ था, और अपना गैप ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लिंक में नहीं रह पा रहे, कभी जी, आपका जी। लेक्चर भूल जा रहे। नहीं इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू लेक्चर होंगे अपने, इसलिए हमने जी, अब मैं सोचा। बोल रहा था कुछ अगर नोट
अगर रीडिंग के लिए मिले उसके टच में रहेंगे, आपसे वापस जब भी लेक्चर होगा उसमें लिंक हो जाएंगे। जी जी कुछ ना कुछ ज्यादा गैप होने की वजह से फिर जी जी, नहीं इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी। एंकर वाला जो कॉन्सेप्ट था, वी हैव हर्ड, आई पर्सनली हर्ड अ फर्स्ट टाइम एंड आई जस्ट वेरी इम्प्रेस विद दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा था। ये एक काउंसलर के साथ साथ हमें एक बेस्ट स्पीकर बनाने में काफी काम आएगा, एंड आई वाज सर्चिंग फॉर दैट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह हम लोग कल या परसों मिलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि परसों वापस से लेक्चर रखें इंशाल्लाह, एक एक दिन यस के सर, गैप। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।